नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अस्तित्व में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि अस्तित्व क्या है, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक इंसान का अस्तित्व क्या है। जब भी बात होती है अस्तित्व की तो हम इसे रिलेट करते हैं अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट के साथ, अपने नाम और शोहरत के साथ। हम भूल जाते हैं कि असल में अस्तित्व है क्या। हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसे कैसे पाया जाए, इसके लिए जरूरी है एक सही दिशा निर्धारण, एक लक्ष्य के होने की। तो यही हमारा आज का विषय रहेगा, गोल सेटिंग। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर गिरीश पटेल वर्ल्ड रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु से ही मेडिटेट करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर गिरीश पटेल ने अपनी पहली किताब तब लिखी जब वो सिर्फ 21 वर्ष के थे। डॉक्टर गिरीश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अस्तित्व में। नमस्कार। डॉक्टर गिरीश, आज हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। क्या गोल को निर्धारित करना बहुत जरूरी है? क्यों निर्धारण करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप कोई जो टारगेट को देख नहीं सकते हैं उसे कभी हिट भी नहीं कर सकते। टारगेट को अगर हिट करना है तो वो देखना बिल्कुल जरूरी है। और एक छोटी सी बात कि भी कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैं हिमालय के बेस में चक्कर लगा रहा था और माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया। उसके लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, तब वो अटेन कर सकेंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करे बगैर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो डॉक्टर गिरीश, लक्ष्य कैसा हो? एक छोटा सा लक्ष्य हो जो प्रैक्टिकल हो, ये सोचकर लक्ष्य निर्धारित करें, या अपनी फैंटेसीज को हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं? अच्छा, देखो दोनों बातें कि भी लक्ष्य एकदम छोटा सा भी ना हो और इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जरूर हो कि जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है शायद कि भी मैं अटेन कर पाऊंगा या नहीं, परंतु वो बहुत बड़ा होना चाहिए, साथ साथ इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। देखो छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि जब हम छोटे थे तब वो गेम खेलते थे कि बॉल से एक टारगेट को हिट करना है। अगर वो टारगेट बहुत ही नजदीक आपने रख दिया है तो हर बार वह हर स्ट्रोक में बच्चा स्ट्राइक करता है और फिर ही विल लूज इंटरेस्ट। भी हर बार हो जाता है तो उसे मजा नहीं आएगा। अगर वो बहुत दूर रखेगा कि भी 50 बार कोशिश करके भी वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता है तो भी वो अपना इंटरेस्ट खो देगा कि मुझे तो सफलता मिलती ही नहीं खेलना। तो हम क्या करते थे, इन बिटवीन कहीं रखते थे ताकि एक बार में नहीं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम उस टारगेट को हिट कर सकते थे। तो हमारा उत्साह जो उमंग होता था वो कायम रहता था। तो जीवन में भी ऐसा ही करना चाहिए कि एक ऊंचा लक्ष्य हम रखे कि जो फल इमीडिएटली उसको अटेंड न भी कर पाए परंतु कुछ एफर्ट करने के बाद उस लक्ष्य तक हम पहुंच सके। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें लक्ष्य का निर्धारण करते समय? बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल प्रश्न है कि लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक शब्द देते हैं, आपने भी कभी सुना होगा, कहते हैं कि लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए स्मार्ट को याद रखो। स्मार्ट को? कि स्मार्ट में जो है SMART, तो हर एक शब्द एक चीज को रिप्रेजेंट करता है कि S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, कि वो जो गोल है आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर नॉन स्पेसिफिक है तो कुछ ज्यादा अटेंड नहीं करेंगे। मैं कई बार कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये करवाता हूँ टॉपिक, तो उनको कहते हैं कि आप अपने गोल का चित्र निर्माण करो। चित्र? हाँ, तो कहीं देखा है कि स्टूडेंट्स पैसे ड्रॉ करते हैं कि भी बहुत पैसे कमाने हैं। ये ठीक है कि भी पैसे कमाने हैं, स्टिल इट्स नॉट स्पेसिफिक कि भी कौन से क्षेत्र में काम करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसलिए वह स्पेसिफिक होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, कि भी यही नहीं कि भाई समझो कि आपको बहुत बड़ा घर लेना है, तो कितना लेना है कि भी 2000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, कार लेनी है तो स्पेसिफिक हो कि भी कौन सी कार आपको लेनी है, मर्सिडीज चाहिए, हाँ, कौन सी चाहिए। हाँ। बिल्कुल। A स्टैंड्स फॉर अटेनेबल, नो, वो अटेन करने के भले थोड़ा बहुत बड़ा तो होना ही चाहिए परंतु एकदम असंभव होगा कि भी अभी आप पॉलिटिक्स में एंटर किए ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो देन नो, इट मे बी रियली इमीडिएटली इट इज अटेनेबल, इन फैक्ट नो, यू वन कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस स्टेज पर उस प्रकार का गोल राइट नहीं है। R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, कि वो सिर्फ एक, जैसे आपने कहा, फैंटासाइज सिर्फ ना हो, वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। बल फिर से यहाँ पर भी यही बात है कि वो बड़ा हो, स्टिल इट शुड बी रियलिस्टिक।
एंड टी इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंडेशन हाँ, बहुत कि जरूरी भाई है। मुझे इतने पैसे कमाने, लेकिन कितने समय में कमाने। जब वो टाइम बाउंड होगा तो आपको मोटिवेट करेगा। अगर टाइम जी बाउंड नहीं है तो वो मोटिवेशन, इंथुजियाज्म आएगा ही नहीं, कि चाहे उसको 10 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, मुझे अटेंड करना है। व्यक्ति सोचता रहेगा। बिल्कुल। इसी टाइम बाउंडेशन से मुझे याद आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कोई टाइम बाउंडेशन में नहीं बांधते हैं। वो दे कीप स्विचिंग देयर जॉब्स, कहीं हाँ जी, टिकते नहीं नहीं है हैं, कहीं रुक के कुछ काम नहीं करते हैं, और इस वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, कि जिसको कहते हैं कि हमें परसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। इफ यू रिमेन परसिस्टेंट, देन यू कैन अचीव मच मोर। वेल, चेंज भी किया जा सकता है, ये बात नहीं है कि आपने एक बार गोल सेट किया फिर उसको कभी चेंज नहीं करना है, परंतु उस एक रिजनेबल ट्रायल देनी चाहिए। इट विल डिपेंडिंग ऑन द गोल, कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक पोस्ट पोजीशन हासिल करनी है, या तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है, जी तो अगर आप हर 3 महीने बिजनेस को चेंज करते रहेंगे तो वो राइट नहीं है। क्योंकि एक बिजनेस में आपको सक्सेस मिले, कुछ रिजल्ट्स मिलने लगे, 1 साल लग सकता है, 2-3 साल भी लग सकते हैं। जी तो हमें सोचना चाहिए कि भाई ये बिजनेस है तो उसके लिए एक रिजनेबल टाइम कितना है। मेरे पहले भी जिन्होंने बिजनेस किया है तो कितने समय में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। अगर रिजनेबल पीरियड 2 साल का है तो 2 साल तक आप सचमुच एफर्ट करते रहिए, होप को लूज नहीं करिए, नहीं किए। और एफर्ट करते रहेंगे तो एक बार आपको सफलता मिलेगी। इसी से मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद आता है। जी कहते हैं कि कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए निकला था, काफी समय बीत गया। हाँ, इतना समय बीत गया कि जो उसके सारे साथीदार थे कि वो भी सभी सोचने लगे कि शायद हम ये असंभव है, हम भारत के किनारे पर कभी नहीं पहुंचेंगे। यहाँ तक कि वो सभी उसके अगेंस्ट हो गए। सोचा कि इसी को खत्म कर दो तो फिर हम वापस जा सकते हैं, नहीं तो शायद हम भी मर जाएंगे। तो जब उसमें एक रिवॉल्ट हो गया तो कोलंबस सबके बीच में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आप मुझे 1 महीने का समय दो। अगर 1 महीने में हम भारत के किनारे पहुंचे तो अच्छा है, नहीं तो हम वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है। वापस चले जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह 7 दिन में अमेरिका के किनारे पहुंच गए। कहते हैं कि इफ यू डोंट लूज योर होप यू विल फाइंड योर अमेरिका। बिल्कुल। तो इसलिए परसिस्टेंट रहना तो बहुत ही जरूरी है। लक्ष्य को रखो और परसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था आपसे कि क्या लक्ष्य को चेंज कर लेना चाहिए? किन सर्कमस्टांसेस में लक्ष्य को हम बदल सकते हैं? लक्ष्य को बदली कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लक्ष्य को जैसे कहा कि भी बदली तो कर सकते हैं, परंतु सचमुच देखे कि हमने कितनी उसमें रिजनेबल एफर्ट की है। सचमुच अपने रिजनेबल एफर्ट की है तब फिर शायद चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आपने एक लक्ष्य को निर्धारित किया, वहां तक पहुंचे आप, तो फिर आप उसके भी आगे भी लक्ष्य आप रख सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात है कि एजुकेशन में आपने लक्ष्य रखा कि मुझे एमडी होना है, तो हमने पढ़ाई की, हम एमडी हो गए। फिर अब उसके आगे आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल स्टार्ट करनी है। तो दैट बिकेम योर माइलस्टोन। अपना एजुकेशन प्राप्त कर लिया, वह आपका माइलस्टोन हो गया, और अभी आपका जो गोल है वो आगे भी बढ़ा। जी डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लक्ष्य को निर्धारित करते हैं जब हम, तो सभी चीजों की अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और उसके बाद ही उसके लिए एफर्ट्स करने शुरू करने चाहिए। क्या ये सोच बिल्कुल ठीक है? कुछ हद तक तो प्लानिंग करना ठीक है, प्रिपरेशन जरूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब टोटली मैं प्रिपेयर हो जाऊं, सब सारे सर्कमस्टेंसेस मेरे लिए फेवरेबल हो, तब ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो वह अप्रोच भी गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि भी आपको यहाँ से स्टूडियो से साउथ दिल्ली में जाना है जी। और आप ये सोचो कि जब सभी लाइट सिग्नल्स क्लियर मिल जाए, सब ग्रीन लाइट्स मिले, तभी मैं अपनी कार को स्टार्ट करूंगी, तो असंभव है। आपको एक बार तो कार को स्टार्ट करनी होगी, भले आपने प्रिपरेशन किया है कि ठीक से पेट्रोल है या नहीं और सब चीजें ठीक है, लेकिन फिर बीच में आपको रेड लाइट्स मिलनी है जहां रुकना भी पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसे जीवन में भी गोल निर्धारित करने के बाद भी हमें बीच में रुकना पड़ता है, समस्याएं भी आती है, और फिर से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ना जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक ऑफ, है ना, टेक ऑफ। थोड़ा प्रिपरेशन करिए, सोचिए, ऐसे ही नहीं कि विदाउट एनीथिंग यू स्टार्ट थिंग। जितना हो सके रिजनेबल प्रिपरेशन किया है, बट देन नो इट्स रियली वेरी सिग्निफिकेंट टू स्टार्ट योर जर्नी। जी, कुछ लोग सोचते हैं कि सेफ्टी इज द फर्स्ट, इट कम्स फर्स्ट, तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। लक्ष्य निर्धारण में रिस्क फैक्टर कितना मैटर करता है? बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहिए, उसके लिए गोल छूट जाए, धूमिल हो जाए, छोटा रखना पड़े, ये कैसे, आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? ये जो स्लोगन तो अच्छा है, सेफ्टी फर्स्ट, जी, बट दैट कम्स इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट। ओके, जैसे भी कंपनी है कि भी जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी वहाँ यह है कि भी सेफ्टी के मेजर्स को सबसे पहले अपनाओ। हाँ, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो, अच्छा है। परंतु लाइफ का जहां तक सवाल है कि भी लाइफ में हमें रिस्क लेना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात अगर करे, कहते हैं ना, शिप्स जो है वो हार्बर में बिल्कुल सेफ है, किनारे पर रख दो, एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसको तैयार इस पर्पस के लिए नहीं किया गया है जी, ना, उसको अंदर समुद्र में जाने के लिए तैयार किया गया है। प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, परंतु वह करना होगा। और यहाँ तक भी कहते हैं कि भी शिप्स ऐसे पड़े रहे ना तो जल्दी खराब हो जाते हैं ना, इफ यू आर यूजिंग देम तो उसमें खराबी भी कम आती है। तो ऐसे जीवन के अंदर भी कुछ तो हमें रिस्क लेना ही होगा। भल रिस्क को मिनिमाइज करना ठीक है, परंतु रिस्क लेना होगा, उससे हम सीखते भी है। जब रिस्क लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उल्टा हमें स्ट्रांग बनाता है, बिल्कुल, वो आगे बढ़ने के लिए हमें एक्सपीरियंस देता है। बहुत से लोग अपना एक लक्ष्य रख लेते हैं, एक टारगेट रख लिया उन्होंने, और उसके लिए वो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से केसेस ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स में हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं कि उनका एक एम है, एक गोल सेट है, उसके लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड कंफ्यूज है, कहीं किसी चीज को लेके कोई दिक्कत है। जी, तो उस विषय पर क्या कहेंगे आप? जब कंफ्यूजन हो तो भी आप एफर्ट तो करते रहो, बिल्कुल, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं है, जब हमें रियलिटी का पता चलता है, तब कहीं कंफ्यूजन हमारे खत्म हो जाते हैं। एक मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देता हूँ, जिससे भी ये बहुत ही क्लियर, इट्स क्वाइट एन इंस्पायरिंग एग्जांपल, कि जब तक हमें सत्य का पता नहीं होता है, तब तक हमारी सोच चलती रहती है, तब तक हम कंफ्यूज भी होते रहते हैं। एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरु थे, वो अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो एक गांव में गए, तो रात के समय एक बहुत ही पैसे वाले की हवेली के पास पहुंचे। ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट की कि भाई एक रात भर हम यहाँ रह सकते हैं। उसने सोचा क्या बला आ गई कि भी इसको रात भर रखना पड़ेगा, तो सन्यासी है। तो एकदम ही बेसमेंट में बहुत ही एक स्टोर रूम जैसा था, बिल्कुल डिस्टर्ब था। तो कहा भले तुम वहां पर रहो। और अंत का जो बचा हुआ खाना था, हाँ, वही बचा कुछ एकदम ठंडा खाना है, थोड़ा उनको दे दिया, और कोई उनसे बात भी नहीं की। उनके व्यवहार से मालूम पड़ रहा था कि भी ये डिस्टर्ब है। परंतु गुरु तो एकदम ही डिटैच थे, जैसे वहां गए, भले कुछ भी नहीं था, खाली खटिया में सो गए, नींद आ गई। शिष्य को नींद आई नहीं। हाँ, सोचता रहा कि ये इतना पैसे वाला है, लेकिन थोड़ा सा भी हमारे लिए नहीं कर रहा है। तो फिर 1 घंटा हुआ तो गुरु उठ गए, और उन्होंने देखा कि वहां पर बेसमेंट में एक पिलर था ना, वो टूटा हुआ था, सारा खड्डा भी कुछ हो गया था। तो यहाँ वहां से मिट्टी इकट्ठी की, सीमेंट इकट्ठा किया, और वो पिलर को अच्छी तरह से भरने लगे। हाँ, खूब मेहनत की, 2-3 घंटे में उसको अच्छे से पिलर को भर दिया, और फिर थोड़ी देर सो गए। हाँ, शिष्य को तो करीब करीब नींद आई नहीं। सवेरे हुआ तो एकदम बस साक्षी भाव से चलने लगे जी। तो शिष्य ने कहा कमाल है गुरुजी आप, कि भी इतना खराब आदमी है नहीं, हमारी हमको ठीक से खाना भी नहीं दिया, और तुमने रात भर जाग करके उसके मकान की मरम्मत कर दी, मेरी समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज हूँ, आपने ऐसा क्यों किया, आप तो पहुंचे हुए गुरु है। तो गुरु ने कहा कि भी समय ही तुझे बताएगा कि भी इसका राज क्या है, समय बताएगा कि भी क्यों मैंने ऐसा किया। फिर चलते चलते उस रात को है एक दूसरे गांव में गए जी। तो वहां एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, उसकी कुटिया के पास पहुंचे, और फिर से ये कहा कि वे हम एक रात यहाँ रह सकते हैं।
तो वह तो गरीब व्यक्ति था लेकिन बहुत खुश हो गया। हाँ, स्पेशली गरम गरम खाना बनाया और उनको खिलाया। भाई एक ही खटिया थी तो भी कहा कि गुरुजी आप यहाँ पर सो जाओ, हम लोग बोले नीचे सोएंगे, और बहुत अच्छी तरह से उनको रखा। और जब सवेरा हुआ तो देखा कि भी उनकी भैंस मर गई। एक ही भैंस थी, हाँ, वो एक ही भैंस उनकी मर गई और बहुत रोने लगे ना, बहुत दुखी हो गए। वही एक ही सहारा था उनका। लेकिन तो भी गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस एकदम निष्पक्ष भाव से जैसे कुछ नहीं हुआ है चलने लगे। तो शिष्य ने फिर से कहा कि अरे मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इतने पहुंचे हुए गुरु है, ये इतना अच्छा व्यक्ति था, तो तुम उसकी भैंस को भी नहीं बचा सकते थे, है ना? इतना भी तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमको इतनी भी रहम नहीं आई कि तुमने उसको इतनी मदद की। अभी वो बेचारे क्या करेंगे, दोनों बूढ़े हैं, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? तो फिर से गुरु ने कहा कि समय ही इस बात को स्पष्ट करेगा, अभी तेरी समझ में नहीं आएगा। जी, मेरी समझ में भी नहीं आया अभी। आगे? तो शिष्य कहने लगा कि आप मुझे बताओ, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ इससे कि भी क्या हुआ। तो गुरु ने कहा देख मैं तुझे समझाता हूँ कि जो हम जब सोने लगे, मुझे तो 1 घंटा नींद आ गई वो पैसे वाले के घर में। फिर मैं जागा तो मुझे पता चला कि भाई ये जो इसका वो फाउंडेशन था उसके नीचे बहुत सारे हीरे है, वो छिपे हुए थे। अच्छा जी। तो मैंने इसीलिए उसको अच्छे से भर दिया कि उसके हाथ में वो हीरे नहीं आए। नहीं तो उसके हाथ में हीरे वो आ जाते तो और भी अहंकारी बन जाता। इसलिए मैंने उसको वास्तव में छिपा दी और कुछ नहीं किया मैंने। फिर कहा कि भी चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी भैंस मर गई, उसका क्या, तुमने उसको क्यों नहीं बचाया? तो कहा देख कि भाई आधी रात हुई तो यमराज वह बुढ़िया को लेने के लिए आए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने उनको समझा दिया कि भी तुम इनको नहीं लेके जाओ। उन्होंने कहा हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं कुछ तो फिर मैं कहा अच्छा तुम इस भैंस को ले जाओ, लेकिन बुढ़िया को छोड़ दो है ना। तो बुढ़िया की जान बच गई, लेकिन वो भैंस को ले गए। तो लेकिन कहा अरे गुरुजी अभी तो उनका एक ही सहारा था, वो चला गया, अभी वो बेचारे खाएंगे क्या? तो कहते तेरी समझ में नहीं आएगा कि भी जब वो पैसे वाला था ना, उसके पास से मैंने 10-15 कीमती हीरे निकाल लिए थे और अब जब इसी के खटिया के नीचे मैंने रख दिए, जैसे ही उनको वो हीरे अब तक तो मिल गए होंगे और शांति से अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो ये बात मुझे इसलिए याद आई कि ऐसे कई बातें हमें जीवन में समझ में नहीं आती, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर क्लैरिटी माइंड की लाए थोड़ी, नहीं, और समय कई बार उस बात को स्पष्ट करता है। तो जब गोल एक बार निर्धारित किया तब कंफ्यूज नहीं हो, बस एफर्ट करते रहे। आप एफर्ट प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली एफर्ट करते रहो तो सफलता तो जरूर मिलेगी। अगर कंफ्यूजन हो तो यही सोचो, गुरुजी की बात याद करो कि वक्त ही स्पष्ट करेगा कि इसका क्या क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल। इन कंफ्यूजन्स के अलावा बहुत बहुत टाइम क्या होता है कि डिफरेंट अट्रैक्शंस, आकर्षण हमें हमारे पथ से विचलित करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भले भी बताओ, इससे पहले जो कंफ्यूजन की बात चल रही थी ना, उसको भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा गया है कि भी आज मैंने एफर्ट की, 2 साल मेहनत की, बिल्कुल, परंतु वो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। परंतु हो सकता है कि भी दूसरे 10 दिन में आप एक हाई जंप लगा के वो चीज आपको मिल जाए। कईयों ने कहा है कि हमने जो गोल निर्धारित किए थे दिखाई नहीं दे रहे थे कि हम उसे अटेन कर पाएंगे या नहीं, परंतु अचानक ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी परिस्थितियां आई कि 10-15 दिन में उस गोल को हमने हासिल कर लिया। बिल्कुल। तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो बात आप कहते हैं डिफरेंट कई अट्रैक्शंस होती है, ये भी देखना है कि भी गोल को हमें हासिल करना है। जैसे विद्यार्थी है जी, स्टूडेंट ने ये लक्ष्य रखा कि मुझे 90% आने चाहिए, वो एफर्ट भी कर रहे हैं। जैसे ना अभी वर्ल्ड क्रिकेट हुई जी, तो तब अभी वो भी एक अट्रैक्शन है, बिल्कुल, कि भाई वो देखने बैठ जाएंगे तो फिर आपका वो जो बेसिक गोल है वो खत्म हो। एग्जाम्स में ही क्रिकेट मैच आते हैं हाँ, या तो और भी कई ऐसे छोटे छोटे अट्रैक्शंस हो सकते हैं। वो छोटे छोटे अट्रैक्शन पर हमें जरूर कंट्रोल प्राप्त करना चाहिए। इसमें एक हंसी की बात याद आती है जी, क्रिकेट की बात है। इस कहते हैं कि भी एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन था, तो वो इंस्पेक्टर आए और जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था ना उसको खड़ा करना था। तो कहा कि भाई
कौन है, खड़े हो जाओ। तो एक लड़का खड़ा हो गया, फिर उसको प्रश्न पूछा तो उसे जवाब नहीं आया। तो कहा, अरे तुम इतना बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है और तुमको भी जवाब नहीं आता है। तो काबलो कहता है, सर 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 मैं बेस्ट स्टूडेंट नहीं हूँ। वो बेस्ट स्टूडेंट तो क्रिकेट देखने के लिए गया है। अच्छा। है ना, वो तो क्रिकेट देखने के लिए गया है, तो इसलिए मुझे उत्तर नहीं आता है। तो फिर उन्होंने टीचर को पकड़ा, टीचर को कहा कि भी ऐसा तुमने क्यों होने दिया, है ना, बेस्ट स्टूडेंट को क्यों जाने दिया, इंस्पेक्शन है पता नहीं। तो टीचर भी डर गए। टीचर ने भी कहा कि सर सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भी रियल टीचर नहीं हूँ। रियल टीचर तो क्रिकेट देखने के लिए गया है। तो इंस्पेक्टर ने कहा, तुमको पता है कितनी बड़ी गलती तुमने की है ना, तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं रियल इंस्पेक्टर नहीं हूँ। रियल इंस्पेक्टर तो क्रिकेट देखने गया है। तो ऐसे देखो कहीं अट्रैक्शंस होते कि जो कोई भी उस पर कंट्रोल। मैंने जब ये पढ़ा तभी अच्छा लगा कि देखो कई लाइफ में ऐसी चीजें हैं कि A to Z सभी उसके अंदर फंसे हुए हैं, और उसी के कारण जो रियल चीज हमें लाइफ में अटेन करनी चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर गिरीश, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अलग अलग अट्रैक्शंस में फंसे होने के कारण हम अपने गोल को भूल जाते हैं। हमें अपने गोल के लिए निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, निरंतर मतलब हमें डिटर्मिन्ड रहना चाहिए। कितनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कहीं उसको फेड आउट नहीं होने देना चाहिए, इस पर आपकी राय में जानना चाहती हूँ। डिटर्मिनेशन तो 100% जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज आप परसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। और डिटर्मिनेशन की जरूरत है सेल्फ एम्पावरमेंट। आज लोग ना थक जाते हैं। आज क्यों परसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि लगता है कि अभी हम थक गए, इसको छोड़ दो, फिर और कुछ प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए सेल्फ एम्पावरमेंट होगा तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, और उससे आप फिर उसमें डिटरमिन्ड एफर्ट कर सकते हैं। और अब ये सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए जरूरत है कि आपकी प्रशंसा कब होती है, कि जब आप गोल पर पहुंच गए, नहीं एक बहुत बड़ी चीज आपने कर ली, तब फिर लोग आपको प्रशंसा करते हैं। जैसे नहीं हमारे प्रेसिडेंट है कि जब वो साइंटिस्ट थे और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे मेहनत कर रहे थे, कहते इतनी मेहनत करते थे, लोगों से भी मेहनत करवाते थे, जो दूसरे उनके कलीग्स थे उनसे भी इतनी मेहनत करवाते थे। जब तक हमारी मिसाइल्स तैयार नहीं हुई, जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लोग उनको जानते नहीं थे, या तो उनकी प्रशंसा नहीं होती थी। नहीं, जब एक बार मिसाइल सक्सेसफुली तैयार हुए, डिफरेंट जनरेशन के तैयार होने लगे, तब उनकी प्रशंसा हुई। तो वह जो टाइम पीरियड है, वह टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तब मेरे अनुभव में भले कोई हमारी प्रशंसा ना करे, परंतु हम अपने आप की प्रशंसा करें, हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करें कि भले गोल तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। बिल्कुल। कि मैं रोज 12 घंटे 15 घंटे एफर्ट कर रहा हूँ, दैट इटसेल्फ इज गुड। बिल्कुल। और देन नो यू ट्रीट योरसेल्फ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। ऐसे अगर हम अपनी प्रशंसा करने लगेंगे तो वह भी एक प्रकार से सेल्फ एम्पावरमेंट है, और उस गोल तक आप पहुंच सकेंगे, मोटिवेशन मिलेगी, एंथुसियाज्म और ज्यादा रहेगा आपका। जी, दूसरे नहीं देते हैं, खुद तो लेनी ही पड़ेगी। अधिकतर तो हम औरों से एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, कि मेरे सुपीरियर्स मुझे मोटिवेट करे, मेरे कलीग्स है मुझे मोटिवेट करे, वो नहीं करेंगे। उल्टा यहाँ तक होगा कि आपको डिस्करेज करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये होगा कि भी ये होना ही नहीं है, नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में PhD की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, है ना, ये PhD है पुल हिम डाउन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आप जब भी गोल पर एफर्ट कर रहे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो टांग खींचेंगे, परंतु तब भी हमें डिटरमाइंड रहना है। और वो तभी हो सकता है कि जब आप अपने आप की बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो डिटरमाइंड एफर्ट है वह कर सकेंगे। तो सेल्फ एम्पावरमेंट की अभी आपने बात की, इस पर थोड़ी सी और रोशनी हमारे व्यूअर्स के लिए आप डालेंगे कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ एम्पावर करें, कैसे करें, क्या तरीका रहे, कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जी, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए।
यह भी सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए हमें ये देखना है कि मेरे में क्वालिटीज कौन सी है। हम सब में है, लेकिन कई बार हम रिकॉग्नाइज नहीं करते अपनी क्वालिटीज को जी। लेकिन थोड़ा अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि पास्ट में कब कब आपको सफलता मिली, नहीं क्या आपने कुछ जब पढ़ रहे थे और कोई लेवल में आपने एफर्ट की और आपको सफलता मिली जी। तो उसको भी आप देखेंगे तो सोच सकेंगे कि आज भी मैं सफल हो सकता हूँ। मतलब तब गोल डिफरेंट था, आज गोल डिफरेंट है, परंतु मेरे में वो एबिलिटी है। इससे भी व्यक्ति को एक सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकता है। दूसरा ये भी देखो कि भले इस समय आपको रिकॉग्नाइज लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में भी किसी ने आपकी प्रशंसा की है, आपके पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने और किसी ने। बिल्कुल। तो उस बातों के बारे में भी उसे भी याद करो। जी। तो इससे भी सेल्फ एम्पावरमेंट मिलेगा। और एक बहुत ही अच्छा सेल्फ एम्पावरमेंट है वो स्पिरिचुअल। बिल्कुल। टू नो योर सेल्फ, ना आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। और जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली चेतना हूँ, आई एम फुल ऑफ पावर्स, कि जैसे एक अणु में बहुत शक्ति है ना। बिल्कुल। कब, लेकिन वो अणु में शक्ति तो है, यूरेनियम के एटम में ट्रिमेंडस पावर है, लेकिन वो कब वो पावर जनरेट होती है, व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस, है ना। तो ऐसे ही हमारे में भी जबरदस्त शक्ति है, लेकिन वो कब होती है, जब आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, व्हेन यू नो योरसेल्फ, इनफैक्ट कि मैं वह दिव्य आत्मा हूँ। ये जब हम अनुभूति करते हैं तब वो पावर जनरेट होती है। जब तक बस शरीर को मान के काम कर रहे हैं तो बस जितनी अपने मेहनत की उतनी ही प्राप्ति होती है, या तो एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। परंतु जब यह समझ करके हम कार्य करते हैं कि मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं वह एक आत्मा हूँ जो अणु के समान है और मैं ही एक कर रहा हूँ, इस फीलिंग के लिए अध्यात्म हमारी बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, हाँ। अध्यात्म हमें सेल्फ एम्पावरमेंट के तक पहुंचाता है और वो हमें अपने गोल तक पहुंचाते हैं। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अध्यात्म से ही आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस से सेल्फ रियलाइजेशन होगा जी। और सेल्फ रियलाइजेशन वो पावरफुल फोर्स है, न केवल नॉलेज। ये आत्मा की बात हमने जन्म से लेके सुनी है, परंतु कभी अभ्यास नहीं किया जी। अध्यात्म में आवश्यकता है कि हम उस अभ्यास को करने लगे। और बस एक बार, एक सेकंड भी ये रियलाइजेशन हो गया तो आपको लगेगा कि कितनी जबरदस्त शक्ति मेरे में आ गई कि मैं कोई भी गोल को हासिल कर सकता हूँ। और इसके लिए भी चाहिए भी, कई लोग कहते हैं कि ये सब करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ वो जरूरी है कि कुछ तो, क्योंकि हमारे संस्कार हो गए हैं जी। तो माइंड को एक बार तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन आपको फिर कंट्रोल करेगा, आपसे कठपुतली की तरह बहुत कुछ कराएगा जी। और कोई भी कठपुतली बनना नहीं चाहता है। तो फिर क्यों ना हम शुरू से ही माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल प्राप्त करें और सही कर्म करने लगे। सही कर्म करेंगे, राइट संस्कार होंगे और वह संस्कार सदा के लिए हमें काम आएंगे। इस जन्म में भी काम आएंगे, आने वाले अनेक जन्मों में संस्कार काम आएंगे, क्योंकि संस्कार ही हम साथ ले चलते हैं। जी। डॉक्टर गिरीश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा, और इसके लिए हमें जरूरत रहती है मेडिटेशन की। सेल्फ एम्पावरमेंट तक वो हमें ले जाता है, हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी बहुत मदद करता है। इसके लिए, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि अपने आप को कंफ्यूज मत होने दो, डिटर्मिन रहो और एफर्ट्स करते रहो। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स के ऊपर, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।